रेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज अपन इकाई 3 वित्तीय विवरण और अध्याय 12 का अध्ययन कर रहे हैं। आपने इसके पहले व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठे के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे बेटा चल अचल संपत्ति में क्या अंतर है, मतलब इसमें चल और अचल संपत्ति में क्या अंतर होता है। तो पहला है बेटा चल अचल संपत्ति निम्न क्या, मतलब इसके प्रकार होते अलग अलग अंतर है। तो अचल संपत्ति का जो उद्देश्य होता है वह वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए रखी जाती है। मतलब अचल संपत्ति जो होती है वो उत्पादन के लिए रखी जाती है और उसका पुनः विक्रय के लिए। और जो चल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति मतलब, और जो चल संपत्ति होती है वह रोकड़ के रूप में, रोकड़ परिवर्तन के लिए अथवा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के प्रयोग के लिए रखी जाती है। और अचल संपत्ति का मूल्यांकन कैसे हो? अचल संपत्ति का मूल्यांकन लागत से होता है और हाश घटाकर किया जाता है। जो अचल संपत्ति उनका मूल्यांकन, मतलब उनका जो मूल्यांकन लागत है उससे हाश घटाकर किया जाता है। और चल संपत्ति में मूल्यांकन लागत मतलब जो होता है वह बाजार मूल्य से कम किया जाता है। और इसके परिवर्तन क्या होते हैं? अचल संपत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो अचल संपत्ति होती है उसमें कोई भी परिवर्तन, सामान्यतः कोई भी परिवर्तन नहीं होते और इसमें परिवर्तन होता। जो चल संपत्ति होती है चचराए उसमें परिवर्तन होता रहता है। और जो अचल संपत्ति है उसका व्यय कैसा होता है? स्थायी व्यय हो सकता है और इसमें चलायमान व्यय होते हैं। विक्रय पर लाभ, जो अचल संपत्ति होती है उसमें विक्रय पर क्या होते हैं? पूंजी लाभ, अपन को लाभ मतलब पूंजी लाभ कहलाता है और इसमें इसके विक्रय से अपन को होने वाला लाभ मतलब जो होता है वह आगमगत लाभ कहलाता है। उसके बाद में बेटा आप पढ़ेंगे तलपट और चिट्ठे में क्या अंतर होता है। ये छोटे छोटे 3 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्नों के अंतर्गत आता है बेटा तलपट। तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य है गणित संबंधी शुद्धता प्राप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और चिट्ठा बनाने का उद्देश्य होता है इससे अपन को आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके पक्ष कौन कौन से होते हैं? मतलब तलपट में विकलन और समाकलन दोनों पक्ष होते हैं और इसमें संपत्ति, जो चिट्ठा होता है उसमें संपत्ति और दायित्व दो पक्ष होते हैं। इनकी अवधि कैसी होती है? एक निश्चित अवधि में, ये मतलब जो तलपट होते हैं वह एक निश्चित अवधि में बनाया जाता है और ये जो चिट्ठा है यह भी निश्चित तिथि में बनाए जाते हैं। इसमें और तलपट में शेष खाता लिखे जाते हैं और इसमें व्यक्तिगत वस्तु खाते शेष लिखे जाते हैं। मतलब जो व्यक्तिगत खाते होते हैं उसके और वस्तुगत इसका शेष लिखा जाता है। और तलपट में समायोजन बनाने के बाद मतलब जो समायोजन किए जाते हैं, मतलब जो तलपट होता है उसमें समायोजन बनने के बाद समायोजन किया जाता है और इसमें समायोजन संभव नहीं होता। संपत्ति और दायित्व में समायोजन संपत्ति मतलब जो चिट्ठा बनता है उसमें समायोजन संभव नहीं होता। तलपट में आवश्यक है, तलपट बनाना आवश्यक नहीं है, परंतु चिट्ठा बनाना क्या है? अनिवार्य है। मतलब जो तलपट होता है उसको बनाना क्या है? आवश्यक नहीं है, बल्कि चिट्ठा बनाना आवश्यक है। मतलब आपको हर लाभ हानि खाते के बाद स्थिति विवरण में चिट्ठा बनाना क्या है? आवश्यक होता है। तो आपने चल और अचल संपत्ति में अंतर और तलपट और चिट्ठे में अंतर पढ़ा। अब इसके बाद में बेटा चिट्ठे में संपत्ति मतलब जो चिट्ठे की संपत्ति और दायित्व के संबंध में मतलब क्रम क्या है? क्रम तो चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, आपको मैंने अभी भी बताया। चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, दायित्व और दूसरा होता है संपत्ति। दोनों पक्षों में क्रमानुसार क्या कर सकते हैं अपन? दोनों पक्षों को क्रमानुसार लिखेंगे तो उसके दो आधार होते हैं। तो पहला है तरलता एवं डूबता क्रम और दूसरा होता है स्थायी या स्थिर क्रम। तरलता क्रम या डूबता क्रम में इसके अंतर्गत इस क्रम के अनुसार चिट्ठे में सर्वप्रथम उन संपत्तियों को लिखा जाता है जिन्हें हम शीघ्र मतलब
नगद राशि में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इस क्रम में संपत्तियों को लिखा जाता है और दायित्वों को क्या करा जाता है, क्रम को निर्धारित करते समय जिनका भुगतान शीघ्र किया जाता है उन्हें पहले इसी क्रम में दायित्व में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो तरलता क्रम होता है इसको चिट्ठे के सर्वप्रथम उन सब मतलब उसको चिट्ठा जो बनता है उसमें सर्वप्रथम उन सब संपत्तियों को लिखा जाता है जिसमें नगद राशि में परिवर्तन किया जा सके। मतलब अपन को जिससे नगद राशि प्राप्त होगी, तो अन्य संपत्तियां में भी लिखा जाएगा। दायित्वों के क्रम में निर्धारित करते समय भुगतान शीघ्र किए जाए और क्रम के दायित्वों को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको आप तरलता या डूबता क्रम का चिट्ठा का प्रारूप ये है। उसके अंतर्गत आपके मतलब दायित्व में आएंगे बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र, विविध उपकरण, माल, ऋण के लिए, व्ययों के लिए, अग्रिम के लिए, संपत्ति निधि, पूंजी। पूंजी में आपको शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, उसके बाद आहरण। ये आपके जो दायित्व पक्ष में इतनी एंट्रियां होंगी। मतलब आपको दायित्व पक्ष में इतने मतलब इसको आपको चिट्ठे के प्रारूप में इतने चीजों को लिखना है, इतने एंट्रीज को करना है। तो बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र, विविध उपकरण, उत्पन्न, माल के लिए, ऋण के लिए, व्यय के लिए, मतलब जो जितने भी हैं, आप पायल के लिए ले रहे हो, व्यय के लिए ले रहे हो, ऋण के लिए ले रहे हो। फिर जो आपको अग्रिम प्राप्त हुआ वो फिर संचित निधि जो आपके पास है, फिर आपने जो पूंजी लगाई, फिर पूंजी में आपको लाभ प्राप्त हुआ, वो हानि हुई वो, और फिर आहरण किया आपने वो। ये सारी चीजों का आपको दायित्व साइड में लिखना है। फिर इसके बाद संपत्ति में हस्त रोकड़, जो आपके पास हाथ में रोक है, जो बैंक में रोकड़ है, ये आपकी संपत्तियां हैं और वो क्या है, दायित्व है जो आपको व्यय के लिए, अग्रिम के लिए, ये आपके पास संपत्ति मतलब जो आपके पास हैं। तो हस्त रोकड़ हो गया, बैंक हो गया, विनियोग हो गया, प्राप्त विपत्र हो गए, देनदारी हो गई, अंतिम स्कंध हो गया, आपके पास जो स्टोरेज है, उपस्कर है, एक सर्व स्वाधिकार है, पशुधन है, ये सब आपकी संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। और ये हो गया विविध उपकरण, जो आपके पास विविध उपकरण है जैसे मशीनरी, संयंत्र, ये सब, वाहन, भूमि व भवन, ख्याति मतलब जो आपको, ख्याति क्या मतलब जो आपके पास लाभ है, जो आपके पास नाम है, ख्याति है, भूमि है, भवन है, और उसके बाद आपकी उपार्जित आय, ये भी आपकी संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। और आपके जो पूर्वदत्त व्यय हैं वो भी क्या है, आपके संपत्ति में के अंतर्गत आएंगे। तो उसके बाद आप जो हस्त रोकड़ है वो लिखेंगे। तो ये तरला मतलब तरलता क्रम के चिट्ठे का प्रारूप है। मतलब जो आपके पास संपत्ति और दायित्व के दो क्रमों के आधार पर आपको मिले हुए हैं। तो पहला है तरलता क्रम में, मतलब जो तरलता क्रम में चिट्ठे का प्रारूप। तो आप उस प्रारूप में आपके पास इतनी एंट्रीज आएंगी। उसके बाद है कि स्थायी या स्थिर, है ना, स्थायी या स्थिर क्रम अनुसार, इस क्रम के अनुसार चिट्ठे में सर्वप्रथम उन संपत्तियों को लिखा जाता है जो आपके पास संपत्तियों मतलब स्थायी है, जो कम है। दायित्व पक्ष में सर्वप्रथम उन दायित्वों को पहले लिखेंगे जो भुगतान सबसे अंत में करना है, मतलब जिनका भुगतान सबसे अंत में करना है उनको सबसे पहले लिखेंगे, और जिनका भुगतान शीघ्र करना है उन दायित्वों को बाद में लिखा जाता है। यह तरलता क्रम के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जो ये क्या है, स्थायी या स्थिर, मतलब स्थिर नहीं, स्थिर है बेटा, ये स्थिर क्रमानुसार मतलब जो आपको स्थिर जो देते हैं, ये चिट्ठे के प्रथम में उन संपत्तियों को लिखा जाता है जो स्थायी है, और उन संपत्तियों को लिखा जाता है जो कम स्थायी है, और दायित्व में जो देना है वो बाद में, और जो मतलब देने के लिए है। तो इसका भी स्थिर क्रम के अनुसार चिट्ठा बनाना है आपको। दायित्व उसमें भी दो वो रहेंगे, दायित्व और संपत्ति। तो दायित्व में आपकी आ जाएगी पूंजी, अपन को पूंजी मिली, शुद्ध लाभ,
शुद्ध हानि, आहरण। फिर उसमें जो आपने संचित निधि है आपके पास, जो विविध उपकरण है, आदत व्यय है और अनुपार्जित आय है, देय विपत्र है और बैंक का अधिविकर्ष है। ये आपके दायित्व हैं। तो आपको दायित्व साइड में इतनी एंट्रीज होंगी। उसके बाद संपत्तियां आ गई। संपत्ति में आपका पहला होगा ख्याति, भूमि, भवन, वाहन, मतलब भूमि, भवन, संयंत्र, है ना, और उपकर, विविध उपकरण, पशुधन, एक स्वाधिकार, अंतिम स्कंद, स्टोर में आपके पास क्या है? उसके बाद होता है अधमर्ण और प्राय विपत्र, पूर्वदत्त व्यय, अप्राप्त आय, विनियोग भी आएगा आपका, अधिकोष, अधिकोष रोकड़ और हस्त रोकड़। ये सब आपके संपत्ति साइड की एंट्रीज हैं। तो ये स्थिर अनुसार, मतलब जो स्थिर क्रम का चिट्ठा होता है उसके अनुसार ये आपकी होंगी। फिर उसके बाद है बेटा संपत्ति। संपत्ति आप किसे कह सकते हो? संपत्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं। व्यापार में अनेक प्रकार की संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन संपत्तियों को उनके स्वभाव, उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मतलब पहला है स्थायी संपत्ति, जो स्थायी है। अचल संपत्ति व्यापार में स्थायी रूप से प्रयोग में आने वाली संपत्तियां स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। संपत्तियों का क्रय विक्रय के उद्देश्य से नहीं किया जाता। स्थायी संपत्ति दो प्रकार की होती है। जो स्थायी संपत्ति होती है वह कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति और चल संपत्ति। तो मूर्त संपत्ति वह होती है, पहला है मूर्त संपत्ति, जिन संपत्तियों को देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। इससे ऐसी संपत्ति, मतलब जो ऐसी संपत्ति को मूर्त संपत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए हस्त रोकड़, बैंक में रोकड़, विनियोग, प्राप्य बिल, स्कंद आदि, ये सब क्या होंगे? मूर्त संपत्ति के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद है बेटा कि मूर्त संपत्ति, फिर होती है चल संपत्ति। चल संपत्ति जिनका प्रयोग व्यापार में, फिर होती है अमूर्त संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो मूर्त रूप से नहीं होती, इसे अमूर्त संपत्ति कहते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ऐसी संपत्ति क्या कहलाती है? ख्याति, है ना। वो मतलब ऐसी संपत्ति जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसी संपत्ति को अमूर्त संपत्ति कहते हैं। जैसे हो गया ख्याति। फिर उसके बाद है बेटा दूसरा हो गया अचल संपत्ति, जिनका प्रयोग व्यापार में स्थायी रूप से किया जाता है। मतलब जो जल संपत्ति होती है उसका प्रयोग हम व्यापार में अस्थायी रूप से करते हैं, पुनः विक्रय करने के लिए, रोकड़ में परिवर्तन करने के लिए, और उद्देश्य व्यापार में रखी गई हस्त रोकड़, प्राय मतलब जिसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार में, व्यापार के लिए रखते हैं इसको। जैसे हस्त रोकड़, मतलब अपने पास हाथ में रोकड़ है, प्राय विवर्त, स्कंद आदि जो होते हैं ये चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है बेटा अवास्तविक संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिनका मूर्त अर्थात रूप में नहीं अथवा अवास्तविक संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे इसमें हो गए आपके प्रारंभिक व्यय हो गए, ये कौन से अवास्तविक संपत्तियों में आएंगे? प्रारंभिक व्यय, लाभ हानि खाता, विज्ञापन आदि। इन्हें नाम मात्र की संपत्ति भी कहते हैं। उसके बाद है नाशवान संपत्ति, जो किसके? चल संपत्ति का दूसरा कारण है। ये नाशवान संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिनका मूल उपयोग के साथ साथ कम हो जाता है। मतलब जिनका मूल उपयोग होता है लेकिन इसको समय के साथ साथ उनका उपयोग कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसी संपत्तियां नाशवान संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे खाने, पट्टे, बदली हुई संपत्तियां, जीवित पशु आदि, ये सब क्या आते हैं?
संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जो वर्तमान में व्यापार की संपत्ति या नहीं है, किंतु किसी घटना के घटित होने अथवा ना होने पर व्यापार की संपत्तियां बन जाती हैं, उसे संभव संपत्तियां कहलाती है। जैसे कि किसी मामले में निपटाने के लिए संपत्ति को प्राप्त होना आदि। आज अपन ने बेटा स्थिति विवरण में आपने संपत्ति के बारे में पढ़ा, स्थायी संपत्ति और तरलता क्रम और स्थिर क्रम के अनुरूप आपने पढ़ा। तलपट और चिट्ठे में अंतर पढ़ा, चलाचल संपत्ति में अंतर पढ़ा। ये बेटा परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्न इसी में आपको मिलेंगे, जैसे कि संपत्ति किसे कहते हैं, उसके विभिन्न प्रकार लिखिए, और स्थिर मतलब जो होते हैं चिट्ठे की संपत्ति और दायित्व को क्रमानुसार लिखिए, है ना। और अचल संपत्ति और संपत्ति में अंतर बताइए, तलपट और चिट्ठे में अंतर बताइए। ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बेटा हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें आपको प्रश्न पहला पड़ जाएगा, आपको चल संपत्ति में अंतर बताइए, तलपट और चिट्ठे में अंतर बताइए। फिर चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व को क्रमांकन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। जैसे दो है, तरलता या डूबता क्रम या स्थायी या स्थिर क्रम। तो इसके तलपट, इसके प्रारूप, चिट्ठे के प्रारूप के बारे में बताया मैंने, तरलता के बारे में, तरलता क्रम के चिट्ठे के बारे में बताया मैंने आपको, और स्थायी या स्थिर क्रम के अनुसार आपको चिट्ठा प्रारूप कैसे बनाना है इसके बारे में बताया। तो दायित्व और संपत्ति इसे छोड़ते हैं। बच्चों आपको ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए नया विषय है, इसलिए आपको ध्यान से और आपको याद करना है। परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप देखें। धन्यवाद बच्चों।